नमस्कार स्टूडेंट्स, तो कैसे हो। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7th की जो एसएसटी की न्यू एनसीईआरटी ने किताब जारी की है, समाज का अध्ययन भारत और उसके आगे। पहले आपकी एसएसटी की 3 किताब हुआ करती थी, लेकिन अब एक ही किताब है। ठीक है, आज की वीडियो में हम क्लास 7th की एसएसटी की जो न्यू किताब है उसका पहला चैप्टर ना, भारत की भौगोलिक विविधता, उसके कुछ टॉपिक डिस्कस करेंगे। मैं आपको टॉपिक से अलग बता दूं कि मैंने क्लास 7th की जो एसएसटी की जो न्यू बुक आई है उसका पहला चैप्टर है ना, उसको स्टार्ट कर दिया है। कैसे, देखिए, मैंने इस चैप्टर से रिलेटेड पार्ट 1 व पार्ट 2 बना दिया है। पार्ट 1 में मैंने इस चैप्टर का आपको इंट्रोडक्शन दिया था, भारत की भौगोलिक विविधता, और पार्ट 2 में मैंने अपना पहला टॉपिक डिस्कस किया था जिसका नाम था हिमालय पर्वत श्रृंखला। ठीक है, आज हम पार्ट 3 कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसमें आज हम दो टॉपिक जो आपके अगले पेजों में है, हिमालय की प्रमुख श्रेणियां और भारत का शीत मरुस्थल, इसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जिन जिन बच्चों ने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा भारत की भौगोलिक विविधता चैप्टर से, प्लीज जाके देख लेना। मैं इसलिए पूरा नाम दे रहा हूं क्योंकि कुछ बच्चों को समझ नहीं आता। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि सर आप हर एक चैप्टर को इतना लंबा क्यों खींच रहे हैं, क्योंकि हर एक चैप्टर में हर एक टॉपिक बहुत लंबा होता है, उसे डिटेल में समझाना होता है, तभी आपको समझ आता है। ठीक है, तो चलिए आज हम अपने अध्याय भारत की भौगोलिक विविधता चैप्टर के तीसरा पार्ट है, उसके दो टॉपिक है, उससे आज हम करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये रहा हमारा चैप्टर भारत की भौगोलिक विविधता, जिसका इंट्रोडक्शन यहाँ से लेकर यहाँ तक था, जो मैंने पार्ट 1 में करवा दिया था, यहाँ तक था। और जो पहला टॉपिक था हिमालय पर्वत श्रृंखला, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वेरी प्लीज जाके देख लेना। ये वाला मैंने पार्ट 2 में करवा दिया था। मैंने आपको ये वाला भी करवा दिया था कि हिमालय पर्वत का निर्माण भी कैसे हुआ था, वो भी हमने कवर कर दिया था। ठीक है, अब हम अपना अगला टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं कि हिमालय की 3 प्रमुख श्रेणियों का वर्गीकरण कीजिए। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार आ जाता है, प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखना। देखिए, अब हम पढ़ेंगे कि हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है। यानी हिमालय पर्वत है ना, हिमालय पर्वत, उसकी 3 श्रेणियाँ हैं। पहला भाग है हिमाद्री, दूसरा है हिमाचल, और तीसरा है आपका शिवालिक पहाड़ियाँ। देखिए, पहले हम पढ़ेंगे हिमाद्री। हिमालय को वृद्ध हिमालय भी कहते हैं। ठीक है, हिमाद्री को वृद्ध हिमालय कहते हैं, हिमाचल को लघु हिमालय कहते हैं, और आपका शिवालिक को बाह्य हिमालय कहते हैं। कैसे, देखिए, हिमाद्री पर्वत श्रृंखला सर्वाधिक ऊंची और सर्वाधिक विकट है, जहां माउंट एवरेस्ट, कंचनजुंगा जैसी गगनचुंगी पर्वत श्रृंखला स्थित है। यह क्षेत्र संपूर्ण वर्ष हिमचंदित रहता है, यहाँ जीवन अत्यंत कठिन है और यहाँ मानव बस्तियाँ अधिक नहीं है। यानी हिमालय पर्वत का जो हिमाद्री भाग है, ठीक है, जिसे वृद्ध हिमालय भी कहते हैं, यह हिमालय पर्वत का ना, यह पर्वत श्रृंखला सबसे ऊंची चोटी व सर्वाधिक विकट है। यानी यह हिमालय पर्वत के सबसे ऊंचे वाले भाग पर स्थित है। और हिमाद्री है ना, हिमाद्री में माउंट एवरेस्ट आ जाता है आपका, कंचनजुंगा आ जाता है आपका, गगनचुंगी पर्वत आ जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, हिमाद्री में ये 3 पर्वत आते हैं। ठीक है, और हिमाद्री क्षेत्र में पूरे साल बर्फ रहती है। ठीक है, और यहाँ जीवन बिताना बहुत कठिन है, और यहाँ पर मानव बस्तियाँ भी नहीं है। ठीक है, हिमाद्री क्षेत्र की बात कर रहा हूँ अभी मैं। ठीक है, देखिए, हिमालय पर्वत है ना, यह बहुत बड़ा पर्वत है, इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है हिमाद्री पर्वत, हिमाचल पर्वत, शिवालिक श्रेणियाँ। ठीक है, पहले हम बात कर रहे थे हिमाद्री पर्वत की, यानी यह हिमालय का सबसे ऊंचा वाला भाग है। इसमें माउंट एवरेस्ट, कंचनजुंगा, गगनचुंगी पर्वत आते हैं, यहाँ पर सदैव बर्फ रहती है। ठीक है, वही है। हमारा अगला है हिमाचल। ठीक है, हिमालय का दूसरा भाग है हिमाचल, जिसे लघु हिमालय भी कहते हैं, यानी छोटा हिमालय। ठीक है, हिमाचल वृद्ध हिमालय के दक्षिण में स्थित, और इसकी जलवायु समशीतोष्ण है, जो समृद्ध जल विविधता और मानव निवासियों के लिए प्रयुक्त। यानी जो हिमालय में जो हिमाचल वाला जो क्षेत्र है ना, यह वाला क्षेत्र ना, जो ये हिमाद्री है, इसके दक्षिण में, यानी इसके साउथ में पड़ता है। ठीक है, क्या बता रहा हूँ कि जो ये हिमालय पर्वत में हिमाचल वाला भाग है ना, ये जो हिमाद्री है, हिमाद्री के नीचे पड़ता है। ठीक है, और यहाँ की जलवायु ना हमेशा यहाँ पर ठंड होती है, और जो समृद्ध जैव विविधता और मानव निवासी के लिए उपयुक्त है। यानी यहाँ पर जीव जंतु यानी जैव विविधता, कई प्रकार के जानवर भी रहते हैं, और वहाँ पर मनुष्य भी निवास करते हैं। नैनीताल, मसूरी जो उत्तराखंड में स्थित है, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में स्थित है, जैसे लोकप्रिय पर्वतीय पर्यटन स्थल भी इसी क्षेत्र में आते हैं। यानी वेरी इंपॉर्टेंट है, जैसे कुछ लोग जाते हैं ना सर्दियों में घूमने, मसूरी जाते हैं, नैनीताल जाते हैं, दार्जिलिंग जाते हैं, शिमला जाते हैं। ठीक है, वो कहाँ पर जाते हैं, वो हिमालय का जो हिमाचल भाग है, लघु हिमालय जिसे कहते हैं, वो वहाँ पर जाते हैं, सिंपल। ठीक है, नैनीताल ये वाला आपका भाग हिमाचल में पड़ता है, मसूरी हिमाचल में पड़ता है, दार्जिलिंग हिमाचल का, और जो शिमला, ये सारे हिमालय का भाग है, सिंपल। हमारा तीसरा भाग है शिवालिक पहाड़ियाँ, यानी हिमालय पर्वत में एक भाग पड़ता है जिसे कहते हैं शिवालिक पहाड़ी। ठीक है, यह हिमालय के बाहरी हिस्से में पड़ता है, मुख्यतः हिमाचल की सबसे निचली श्रृंखला बनाती है। यानी जो ये शिवालिक पहाड़ियाँ हैं ना, यह हिमाचल की सबसे निचली श्रृंखला, यानी सबसे नीचे वाले भाग में पड़ता है, जिसमें घुमावदार पहाड़ियाँ और घने जंगल। यानी शिवालिक पहाड़ियों में ना घुमावदार जंगल और घने जंगल हैं। ठीक है, यहाँ पर घुमावदार पहाड़ियाँ हैं, घने जंगल हैं। यह गिरिपाद वन्य जीव से समृद्ध है यहाँ पर, यानी यहाँ पर गिरिपाद वन्य जीव, जो गिरिपाद में जो वन्य जीव आते हैं ना, यहाँ पर कई प्रकार के वन्य जीव, जैसे सांप और जो वन्य जीव, जैसे ठंड वाला भालू, ये सब इसी में पाए जाते हैं। ठंड वाला भालू जो हिमालय और गंगा के मैदान के बीच एक संक्रमण क्षेत्र के रूप में, यानी जो ये शिवालिक पहाड़ियाँ ना, ये हिमालय और गंगा के मैदान के बीच का एक संक्रमण क्षेत्र है, यानी मतलब थोड़ा डेंजर टाइप सा है।
ठीक है, यानी ये हिमालय जो गंगा का मैदान है, जो हिमालय का क्षेत्र है, उसके बीच में पड़ता है। सिंपल, आपने शिवालिक पहाड़ियाँ भी पढ़ ली हैं और हिमाचल भी पढ़ लिया आपने, हिमाद्री भी। यानी हिमालय पर्वत के 3 भाग हैं, हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। ठीक है, मोटा मोटा आपने पढ़ लिया है। देखिए यहाँ पर बर्फ़ पड़ी रहती है, मतलब यहाँ पर इसकी प्रमुख क्षेत्र है माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मेन यही है। और यहाँ और हिमाचल में यहाँ पर मुख्यतः लोग घूमने आते हैं, जैसे नैनीताल, मसूरी, यहाँ पर जीव रहते हैं, मनुष्य रहते हैं। ठीक है, और तीसरा है शिवालिक श्रेणी, यानी ये हिमालय के सबसे भारी श्रेणियों का निर्माण करता है। यहाँ पर कई प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं, यहाँ पर पहाड़ियाँ हैं, घुमावदार जंगल है। सिंपल वही है। और ये गंगा का मैदान वहाँ हिमाचल के बीच में पड़ता है। सिंपल टिप्स में याद करो इससे, तो आप उम्मीद है आपका ये टॉपिक समाप्त हो गया होगा। अब चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की ओर। ये जो पिक्चर वगैरह है ना, अगर आप कहेंगे तो मैं एक अलग से चैप्टर की पिक्चर वाली वीडियो बनाऊंगा, जिसमें आपको डिटेल में समझा दूंगा। पेपर में आते हैं, हमारा टॉपिक है अगला, भारत का शीत मरुस्थल, ठंडा रेगिस्तान। आपने रेगिस्तान तो सुना होगा, लेकिन ठंडा रेगिस्तान क्या है? भारत का ठंडा रेगिस्तान, देखिए मैं आपको बताता हूँ क्या है। मैं आपको नाम का मतलब समझा दूँ। देखिए शीत यानी ठंडा और मरुस्थल यानी रेगिस्तान। सिंपल, देखिए मरुस्थल शब्द सुनते ही मन में उष्ण प्रदेश की छवि उभरती है। मेरे मन में क्या, सभी के मन में। जैसे देखिए, जब भी हम मरुस्थल शब्द सुनते हैं तो हमें लगता है कि वहाँ पर गर्मी होगी, वहाँ पर उष्ण प्रदेश होगा। उष्ण प्रदेश यानी गर्मी। जैसे हम मरुस्थल शब्द सुनते हैं तो हमें लगता है कि वहाँ पर गर्मी की छवि होगी, यानी पूरे क्षेत्र में सूखा पड़ा होगा, गर्मी होगी। हालांकि मरुस्थल शीत भी होते हैं, यानी कुछ मरुस्थल गर्म होते हैं, कुछ मरुस्थल ठंडे मरुस्थल भी होते हैं। 2 प्रकार के रेगिस्तान होते हैं। और भारत में एक ऐसा ही ठंडा रेगिस्तान यानी शीत मरुस्थल है। लद्दाख एक शीत मरुस्थल है, तो पता होगा, यानी कुछ बच्चे जाए भी होंगे लद्दाख। यानी शीत मरुस्थल एक लद्दाख है ना, लद्दाख एक शीत मरुस्थल है, ठंडा रेगिस्तान है, जहाँ सर्दियों में तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है। यहाँ बहुत कम वर्षा होती है और भूभाग उबड़ खाबड़ है, जिसमें चट्टानी क्षेत्र, गहरी घाटियाँ और पैंगोंग जैसी झीलें। देखिए लद्दाख, यहाँ पर लद्दाख की विशेषता बता रखी है, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए लद्दाख में ना, जब सर्दियों का मौसम होता है तो वहाँ पर तापमान -30 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर बहुत कम बारिश होती है। और ये जो लद्दाख है, यहाँ पर उबड़ खाबड़ क्षेत्र हैं, यहाँ पर चट्टानें हैं, यहाँ पर गहरी घाटियाँ हैं। पैंगोंग तोसे, उम्मीद है मैं सही बोल रहा हूँ, यानी तोसे का अर्थ होता है झील। ठीक है, यहाँ पर पैंगोंग झील भी पाई जाती है, यानी एक पैंगोंग झील है और अन्य प्रकार की झील भी पाई जाती है। तोसे का मतलब है झील। ठीक है, यहाँ पर पैंगोंग झील है और कई प्रकार की झीलें लद्दाख में पाई जाती हैं। यहाँ की भूमि चंद्रमा की सतह जैसी दिखती है, यानी जब भी आप लद्दाख में जाओगे ना, देखिए लद्दाख ये रहा, लद्दाख की भूमि जैसे लगती है चांद है। चांद में भी कुछ इस प्रकार का क्षेत्र है, चांद भी ऐसे दिखता है कुछ, इसलिए इसे चंद्रभूमि भी कहते हैं। इसलिए लद्दाख की भूमि को चंद्रभूमि भी कहते हैं, यानी चांद जैसी दिखने वाली भूमि। भूगर्भ शास्त्री इस भूभाग के निर्माण की व्याख्या इस तथ्य से करते हैं, यानी जो भूगर्भ शास्त्री, देखिए भूगर्भ शास्त्री यानी वो वाले वैज्ञानिक होते हैं जो भूमि का अध्ययन करते हैं। ये वो वाले वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है जो भूमि का अध्ययन करते हैं, उसे भूगर्भ शास्त्री कहते हैं। यानी जो भूगर्भ शास्त्री हैं वो कहते हैं कि इस क्षेत्र को देखते हैं तो कहते हैं कि जैसे हमने पहले पढ़ा कि जब भारतीय भूभाग यूरेशिया प्लेट से टकराया तो पहाड़ मुड़ गए थे। यह मुड़ा हुआ भाग कभी कभी महासागर का हिस्सा था और इसलिए इस क्षेत्र की चट्टानें मुख्य रूप से रेत व चट्टानी से चिकनी मिट्टी से बनी हुई। यानी हमने ऊपर पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि जब हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ था तो हिमालय, हमारा अखंड भारत यूरेशिया प्लेट से टकराया था। जब हमारा अखंड भारत यूरेशिया प्लेट से टकराया था ना, तो ऊबड़ खाबड़ क्षेत्र बन गया था। तो हमारे वैज्ञानिक कहते हैं उसी ऊबड़ खाबड़ क्षेत्र से हमारा ये ऊबड़ खाबड़ क्षेत्र है, यही लद्दाख है। ठीक है, इसलिए इस क्षेत्र की चट्टानें मुख्य रूप से रेत व चिकनी मिट्टी से बनी हुई हैं। जैसे जो जब हमारा अखंड भारत यानी पूरा भारत वाला क्षेत्र जब यूरेशिया प्लेट से टकराया ना, तो जैसे हमने पढ़ा कि जब भारतीय भूभाग यूरेशिया प्लेट से टकरा तो वो मुड़ गया। ठीक है, और यह मुड़ा हुआ भाग ना महासागर बन गया। ठीक है, जैसे हम ये जैसे यूरेशिया प्लेट है और जैसे हमारे अखंड भारत वाला क्षेत्र है, जैसे यहाँ पर टकराया ना, और ये मुड़ गया और ये जो मुड़ा वाला भाग है ये यहाँ पर महासागर यानी समुद्र बन गया। इसलिए इस क्षेत्र की चट्टानें मुख्य रूप से रेत, यानी इसलिए जब समुद्र बन गया तो इसलिए यहाँ पर रेत होगी, चिकनी मिट्टी होगी, इसलिए लद्दाख वाला क्षेत्र चिकनी मिट्टी, यानी बहुत समय पहले लद्दाख यहाँ पर समुद्र हुआ करता था लद्दाख वाले क्षेत्र में। ठीक है, इसलिए रेत व चिकनी मिट्टी है। देखिए किस प्रकार ठंड है लद्दाख में। ये वाली जो भैंसे होती हैं ना, ये वाले मतलब इनके आप पर फर देख सकते हैं ठंड से बचने के लिए। ये देखिए लद्दाख ये है, कितना सुंदर है। कभी ना कभी जाने का मौका मिले तो प्लीज़ जाना। और ये झील है ना, ये वाली, ये पोंगोंग झील है। ठीक है, लद्दाख की पोंगोंग झील है और खारे पानी के कारण ये अन्य झीलों से बिना, यानी खारे पानी वाली झील है, यानी इसका पानी खारा है और इसके जल में खारापन आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों से घुले खनिज के कारण, यानी इस झील में खारापन बताऊँ कैसे आया। क्लास मतलब आगे जाएंगे डिटेल में पढ़ेंगे साइंस को, तो आप पढ़ेंगे जो चट्टानें होती है ना, चट्टानों के कणों में नमक होता है और ये नमक यहाँ पर चलाता है घुलकर। सिंपल तो वही है। समय के साथ पवन और वर्षों ने पहाड़ों का अपरदन कर इस पर जिस आकार में बदल दिया उसे आप चित्र में देख सकते हैं। यानी समय बीतने के साथ, यानी समय के साथ पवन और वर्षों ने पहाड़ों का अपरदन कर दिया। अपरदन किसे कहते हैं? अपरदन उसे कहते हैं जैसे कई सालों में, यानी एक दिन में नहीं होता, ये कई साल लगते हैं। जैसे
तेज़ हवाएं चल रही हैं, बारिश हो रही हैं, यानी ये लगातार कई सौ साल होता रहता है, जिससे चट्टानें धंस जाती हैं, चट्टानें टूटने लगती है, तो उसे अपरदन कहते हैं। ठीक है, तो कई सालों में पवन, वायु के अपरदन और वर्षों के अपरदन से ना जिस आकार में बदल गया लद्दाख, उसे आप चित्र में देख सकते हैं। नहीं, लद्दाख का आकार आप देख सकते हैं कैसे अपरदन से हो गया है। ठीक है, वही है। कठिन परिस्थितियों में होते हुए भी लद्दाख हिम तेंदुए, आइसबर्ग्स और तिब्बती मृग जैसे अद्वितीय वन्य जीवों का घर है। यानी लद्दाख में जलवायु कठिन परिस्थितियाँ, यानी पर रहना मुश्किल है, फिर भी यहाँ पर तेंदुए पाए जाते हैं, हिम तेंदुए, आइसबर्ग्स पाए जाते हैं, यहाँ पर तिब्बती हिरण यानी मृग पाए जाते हैं। ठीक है, इनकी संख्या बहुत कम है। लद्दाखी लोग सदा जीवन जीते हैं। यह क्षेत्र अपने प्राचीन बौद्ध मठों तथा लोसर और हेमिस महोत्सवों जैसे रंग बिरंगे त्योहारों के लिए प्रसिद्ध है। यानी लद्दाख एक सांस्कृतिक क्षेत्र भी है। आप पहले के जब हिस्ट्री को पढ़ेंगे ना, तो यहाँ पर प्राचीन बौद्ध मठ थे, यहाँ पर जो लोसोर और हेमिस महोत्सव जैसे रंग बिरंगे त्यौहार होते हैं। आप देखते हैं कि लद्दाख में रंग बिरंगे मतलब त्यौहार होते रहते हैं, जैसे लोसोर है, हेमिस महोत्सव है। मुझे इनके बारे में डिटेल में तो नहीं पता, लेकिन मैंने थोड़े बहुत इनके बारे में पढ़ रखा है, तो वही है। ठीक है, नाम याद कर लेना। इसी के साथ हमारा लद्दाख यानी भारत का शीत मरुस्थल, देखिए ये जो टॉपिक है भारत का शीत मरुस्थल, इसमें मेनली हमने लद्दाख के बारे में पढ़ा है। ठीक है, इसमें हमने मेनली लद्दाख के बारे में विशेषता पढ़ी है, कैसा क्षेत्र है, सांस्कृतिक विशेषता हमने वो पढ़ा है। इन्हें आप प्लीज़ एक बार फिर से इस वीडियो को देख लेना ताकि आपके दिमाग में बैठे। अब हम अगली टॉपिक में चलते हैं, तो वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हम पढ़ेंगे गंगा का मैदान, यानी गंगा नदी, उसका मैदान हम वो पढ़ेंगे। अब मिलते हैं पार्ट 4 में, तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। अब मिलते हैं पार्ट 4 में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे गंगा का मैदान।